स्वागत है साथियों YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 जिसका आयोजन 2016 को हुआ था, उसमें हिंदी साहित्य प्रथम पेपर के जो सवाल 150 सवाल हमारे पेपर में आए थे और उसकी उत्तर कुंजी जो आरपीएससी ने जारी की थी उसकी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर आरपीएससी ने क्या माना है। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर जैसा कि आरपीएससी ने माना है उनको हमने रेखांकित किया है और अगले वीडियो में हम सेकंड पेपर के आरपीएससी के द्वारा माने गए प्रश्नों के उत्तर सामने लाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा प्रश्नों पर, क्योंकि प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है, 150 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला जो प्रश्न है यह है, साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, और इसका उत्तर आपके है 4 नंबर अवट, जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है। दूसरा प्रश्न जो आया है वह सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका उत्तर आपके 4 नंबर सही है, ब्राचड़ अपभ्रंश से। फिर आप आगे देखिएगा तीसरा जो प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है, इसका उत्तर 2 नंबर सही है, पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अब आप आगे देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, तो चित्रावली जो उस्मान की रचना है ये अवधी भाषा की है, इसका उत्तर 4 नंबर सही है। आगे चलिए, कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि जो है उसको मान्यता दी गई है, इसका आपका उत्तर है अनुच्छेद 343, यानी कि 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श व मानक क्षेत्र है, मानक हिंदी का आदर्श और मानक क्षेत्र मेरठ, 2 नंबर सही है। 7वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है, तो इसमें जायसी कुतुबन उस्मान तो है, लेकिन नंददास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। 8वां प्रश्न है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। ध्यान रखना, अंतर्वेदी का नाम जो है वो ब्रज भाषा को दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 9वां प्रश्न, कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, तो इसका उत्तर हिंदुस्तानी है। जैसा कि आरपीएससी ने माना है, हम उन्हीं उत्तर को मानते हैं और अमूमन सारे प्रश्न माने गए हैं, 1-2 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, और दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली की बात करें तो हमारे मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। प्रश्न संख्या 11 में, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप, कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। इन दोनों के योग से भाषा बनती है अपने पिंगल। आगे का सवाल, कि निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें आपके 3 नंबर जो हमारा उत्तर है वो धौलपुर है, हाड़ौती का क्षेत्र नहीं है। फिर आप आगे देखिए, कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है, इसका उत्तर पश्चिमी हिंदी। 15वां सवाल, कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ,
देवनागरी लिपि का विकास आपके 3 नंबर उत्तर सही है। कुटिल लिपि से हुआ है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। फिर कुछ एक व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, 1 नंबर सही है, उत्धनशिष्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें 4 नंबर बिंदु जो आप देख रहे हैं पुरस्कार, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो पहला ही उत्तर सही होगा, मुर का है जो दुश्मन मुरारी, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। अगला, निम्न में से कौन सा अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान और अभिन्नता में जो है वो अ उपसर्ग है, तो अभिन्नता आपका उत्तर सही होगा। अगला देखिए कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्दों में किताब शब्द है, उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसका उत्तर, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल लाया, तो ये संयुक्त वाक्य का चिन्ह और जो आ गया है स्पष्ट हो गया। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये समधन्यास संन्यास जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी ये ऊपर वाले जो तीनों है वो हमारे गलत है। आप देखेंगे तो इससे पता पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसमें आपके पूज्यनीय गलत है, पूजनीय होना चाहिए था जबकि अशुद्ध हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो पहला ही शुद्ध है, लघुतर, लघुतर जो है वो शुद्ध है। अब अपने अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य मुक्त उक्ति किस आचार्य की है, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये हमारे पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति हैं और हर परीक्षा में पंडित राज जगन्नाथ की परीक्षा लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है, तो 4 नंबर जो है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु आचार्य दंडी ने माना है। अगला है, जो कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, चतुर्वर्ग की प्राप्ति को, ध्यान रखना है इसका उत्तर भामह है और आगे भी परीक्षाओं में आ सकता है। अब इसमें जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है उसको हम खंड काव्य कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है जो कि भरत मुनि का है। अगला कि काव्य आत्मा की समकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेरचनात्मक ज्ञान धारा है। ये कथन किसका है, महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद का ये कथन जो परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब अपना 31वां प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी, इसका उत्तर सही है। ध्वनि आलोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है, 2 नंबर सही। फिर आगे देखिए, रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता, रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ, 4 नंबर उत्तर सही है। अगला, वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो 4 नंबर जो शब्द वक्रता है वो नहीं है, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध और प्रबंध वक्रता तीनों है। अगला ये जो प्रश्न है इसको डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है, तो नगेंद्र का रस सिद्धांत है, रस मीमांसा, रसज्ञ रंजन ये नहीं है। आगे देखिए कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से है, तो वस्तु, अलंकार, रस, ये ध्वनि के त्रिविध प्रकार माने जाते हैं। आगे चलिए,
अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक जो मत है उसको अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी नहीं रोकी जा सकती, सात्विक अनुभाव है। तो यानी कि 2 नंबर इसका उत्तर सही है। और भावत्व साधारणीकरण की उक्त परिभाषा दी है आपके भट्टनायक, जो भुक्तिवाद पेश करते हैं। चित्रतुरंग न्याय ये हमारे शंकुक से संबंध रखता है, यानी कि 3 नंबर उत्तर इसका सही है। और अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? शुक्ल आलंबन धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही है। फिर हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें आपके रस का पूछा है, तो इसमें वीर रस है, यानी कि 2 नंबर सही होगा। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त होती है, ये आपका अनुभाव कहा जाता है। 2 नंबर उत्तर सही है। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी हूँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, ये पंक्तियाँ जो है इनमें हमारे भक्ति रस है। और अगला प्रश्न जो है 46 कि सौंदर्यम अलंकार ये वामन की कृति है और इस परीक्षा में पूछी गई है। अब अगला प्रश्न जो है देखिए आप कि रुयक किस ग्रंथ के रचयिता है? इसका उत्तर 2 है। अलंकार सर्वस्व रुयक के ग्रंथ का नाम है। अगला उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो हमारा ये 4 नंबर जो बिंदु है, पूर्णेंदु शाह मुख खिल गया, यानी कि 4 नंबर में उपमा अलंकार। अगला आपके अंशुवन जल सींची प्रेम बेली बोई, और अब तो बेली फल गई आनंद फल होई, इसमें आपका रूपक अलंकार है। 3 नंबर उत्तर सही। जब प्रशंसा के बहाने निंदा और निंदा के बहाने प्रशंसा, तो यहाँ 4 नंबर अलंकार जो है व्याज स्तुति होगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा। और ये जो हमारा अगला प्रश्न 51 है, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। 52 नीकी पे फीकी लगे क्या बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार शुआत, तो इसमें जो अलंकार पूछा है जैसे आ गया है ना शब्द, तो इसमें आपके उदाहरण अलंकार यानी कि 3 नंबर सही है। अगला आपका विभावना अलंकार पंक्ति का पूछा है, तो 2 नंबर जो है उत्तर मुनि तापस जिन ते दुख लाही ते नरेश बिनु पावक दही। चलिए 54 में कि कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कैत लसन सन राम हृदय गुनी, इसमें छंद पूछा है और छंद चौपाई है। और वैसे छंद के बारे में आप उत्तर कर सकते हैं, और हम जितना अच्छा करेंगे उससे हमारा और अच्छा होगा। और किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 13 मात्रा पर यति ऐसा रोला में होता है। 1 नंबर सही है। अगला या लकुटी और कामर या पर राजतियों पर को तज डारूं, 8 सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बेसारूं, इनमें देखिए रसखान की है, तो रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, तो सवैया इसका सही है या सही माना जाएगा। अगला 31 या इससे अधिक वर्णों वाला जो है छंद है वो हमारा कवित कहलाता है, यानी कि ये आपके 3 नंबर सही है। 3 नंबर में 31 32 33 मनरण है, रूप है, देव है, अलग अलग छंद है, तो कवित इसका उत्तर सही है। अगला इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव लोई सींचूं तेल ज्यूं तब मुख देखो पीव, ये पंक्ति जो है इसमें उदाहरण किस छंद का है पूछा है, तो ये दोहा है। 3 नंबर सही। 59वां कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये वृष भानु जा भी हलदर की वीर, इसमें हमारे 1 नंबर जो है शाब्दी व्यंजना उत्तर होगा। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है,
चंद हृदय कंपन, कविता का स्वाभाविक छंद में लयमान होता है। ये कथन हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न पूछा है कि छंद शास्त्र ग्रंथ जो है उसके रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता है 3 नंबर पिंगल। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग भरत मुनि की रचना जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। और अगला है गुरु शिष्य परंपरा का अनुक्रम है, तो प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये अनुक्रम ठीक है। अगला है कि कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो पेरिपोइतिकेस जो है वो प्लेटो की रचना नहीं है, अरस्तु की है। इयोन, रिपब्लिक और पोलितेया, ये तीनों रचनाएं हैं। और जो अरस्तु की काव्य आलोचन ग्रंथ कौन सा है? ऊपर भी आ गया, 1 नंबर सही है, पेरिपोइतिकेस। अगला देखिए कि ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, ये प्लेटो का कथन है। तो हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। आपका भी 3 नंबर उत्तर सही होना चाहिए। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जो अनुकरण है उसका अर्थ है 2 नंबर पुनर्सृजन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं 1 नंबर उत्तर अरस्तु। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, ये अरस्तु का कथन है। आगे चलिएगा आप कि ये जो विचार है इसमें असंगत कौन सा है? तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, लेकिन क्रॉन्चे वाला जो कथन है यानी कि 3 नंबर है वो ठीक नहीं है, बाकी तीनों सही है। चलिए 71वां प्रश्न कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। तो कवि की अंतस चेतना, 2 नंबर सही है। और अगला है आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो 4 दिए हुए हैं, इसमें आपके जो अंतिम है 4 नंबर कला वो नहीं है, 4 नंबर इसका उत्तर सही है। टी.एस. इलियट ने अपने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो कौन से निबंध में किया है? 1 नंबर उत्तर सही। और 1 नंबर में क्या है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। चलिए 74 पर टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, तो इलियट ने किया है परंपरा और इतिहास बोध को, 1 नंबर सही उत्तर इसका। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, तो जन साधारण का जीवन, जनजीवन और प्रकृति को। 75 प्रश्न यानी कि आधा पेपर हो गया। 76 में है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन कोलरिज का है, यानी कि 4 नंबर इसका उत्तर सही है। आगे चलें। क्रॉन्चे के अभिव्यंजना के 4 स्तर जो है, ठीक है ना, उसमें कौन सा असंगत है? इसका उत्तर आपके होगा हमारे 1 नंबर बिंदु वो विचार। आगे चलिए। लोंजाइनस के अनुसार इनमें से कौन शैलीगत दोष नहीं है? इसका 4 नंबर विपर्य। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? 4 नंबर है इसमें भी लॉरेंस, जो इस परंपरा में नहीं है। संरचनावाद का जनक 2 नंबर साश्यूर को माना गया है। अगला मार्क्सवादी आलोचक, मार्क्सवादी में रामविलास शर्मा, यानी कि 3 नंबर जो है उत्तर सही है। 82 में शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की बजाय किस पक्ष पर बल देती है? वो देती है रूप या शिल्प पर, 4 नंबर इसका उत्तर भी सही है। 83 में देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? वो मानते हैं तमाम सांस्कृतिक कर्म का, यानी कि इसका उत्तर 4 नंबर। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? और इसमें आपका जो पहला बिंदु है F.R. लीविस सही है।
उत्तराधुनिकता के संबंध में अगला प्रश्न कि उत्तराधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी से मिलती है? उदय प्रकाश की एक कहानी है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, उसमें मिलती है। और पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान, इसमें 4 नंबर जो मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या है वो मानते हैं। 27वां है मनु कला ससभान, कला सो लसो बनिए। और इस पंक्ति में जो रस पूछा है तो सिंगार रस है, वो उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो का ये पद्य है। अगला, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? तो समय 69 है और छंद 58 है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, इसलिए वाणी का डिक्टेटर भी वही कहते हैं। आगे चलें कि कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो हठयोग इनका सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है अलंकार के बारे में कि ब्रह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे और जिए तो बोरा होए। इसमें रूपक अलंकार है। 4 नंबर उत्तर करेक्ट। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घट घट राम बसत है दुनिया देखे नाई। अद्वैतवाद यानी कि आत्मा और परमात्मा में कोई विभाजन कबीर नहीं करते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर सही, माधुर्य भाव। जहां बैठा वे तिथि ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, समर्पण भाव है मीराबाई का। अगला, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारू साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इसमें आपके काव्य गुण है तो वो माधुर्य काव्य गुण है। 1 नंबर इसका उत्तर करेक्ट। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है भ्रमर गीत का कि सगुण भक्ति की महिमा करना है और निर्गुण भक्ति का खंडन करना है। तो मंडन और खंडन की बात इसमें है। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है, ऐसा शुक्ल बताते हैं। 3 नंबर उत्तर करेक्ट। आप भी 3 नंबर करेक्ट कर दीजिएगा। अगला, सुफलक सुत, ये अक्रूर जी को कहा जाता है। 3 नंबर इसका उत्तर सही है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, ये उलाना है, उपालंब है। हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी, या हंस का मतलब क्या है? तो 4 नंबर जो है जीव हंस को कहा गया है। 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। अब 2/3 काम हमने कर लिया है। 101वां है कि निम्नलिखित कवियों और उनके सामने पंक्तियां दी गई हैं, इसमें गलत कौन सी है? तो ये जो सूरदास की पंक्ति है, भजमन चरण कंवल अविनाशी, ये मीरा की पंक्ति है। पियु वियोग असबाउर जियो, या बाउर का अर्थ है पगली, बावड़ा जिसको कहते हैं। जो पे चेराई राम की, अगला प्रश्न देखेंगे कि जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चेराई का मतलब होता है सेवा। 1 नंबर सही है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं, ऐसा आचार्य शुक्ल बताते हैं। 2 नंबर इसका उत्तर आप सही करेंगे। और तुलसीदास की रचना नहीं है, तो चित्रावली उस्मान की रचना है अवधी भाषा की, इससे पहले भी ये आ चुका है। और रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि, रीति सिद्ध में एकमात्र कवि बिहारी दास है। नीकी दई अनाकिनी फीकी परी गुआरी, तजुमान तारण बिंदु बारक बारनु तारी। इसमें बिहारी का भाव जो है वो भक्ति भाव है। तो परवारों उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो ये उर्वशी बार बार आ रहा है और इस प्रकार से उनका अर्थ अलग अलग है। ऐसे में हमारा एक अलंकार होता है जो 3 नंबर में है, यमक।
लोग है कवित बनावत मोहित तो मोर कवित बनावत। घनानंद की चर्चित पंक्ति 4 नंबर इसका उत्तर सही। वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वे लड़की ली बानी उन आनी उर में आरती है। इसमें वियोग की दशा जो है उसके बारे में पूछा है स्मृति। 2 नंबर सही है। और घनानंद की रचना नहीं है तो रसविलास घनानंद की नहीं है, बाकी सारी घनानंद की रचनाएं हैं। और चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली में वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानून की लाली। और इसमें लजा का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। 3 नंबर इसका उत्तर सही होगा। वो जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो चिंता का हुआ है। 1 नंबर सही है। अगला 114वां देखेंगे कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की है? तो लजा सर्ग जो है उसकी है। अगला है कामायनी में सिरदा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? चिंता आशा सिरदा। 3 नंबर यानी कि तीसरा उत्तर सही। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। मंगला प्रसाद पुरस्कार इस पर मिला था। वह एक और मनुरा राम का जो न थका जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की विशेषता जो है वो है दृढ़ निश्चय। राम की शक्ति पूजा जो कविता है उनकी प्रारंभिक पंक्तियां जो है वो हमारे अंतिम में आई हैं। 4 नंबर सही है। रवि हुआ अस्त वाला। दिक जीवन को ये वाला जो प्रश्न है इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, आप भी डिलीट कर दें। और गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ये रूढ़िवादी, माफ़ी चाहूँगा, रूढ़ि विरोधी। 2 नंबर इसका सही है। रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। अगला है गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के पंक्तिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वो प्रोफेसर मेहता है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कृतियाँ इसमें उपन्यास नहीं है तो कुटज निबंध है, बाकी सारे उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 में आती है विशाल भारत में प्रकाशित होती है। 1 नंबर इसका उत्तर सही है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये बाण भट्ट की आत्मकथा है, उसमें कथन है माँ माया भैरवी का। 3 नंबर सही। बाण भट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। 4 नंबर सही है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है परिवार विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, यानी कि 3 नंबर इसका उत्तर सही है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? ये महेंद्र नाथ। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, मतलब मोहन राकेश की रचना नहीं है। शुक्ल के अनुसार जो दुख के वर्ग में स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का। और शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है प्रतिभाशील और साधन। अगला 131वां कि कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। इसमें तीनों तो सही है, परिंदे में महेश्वर नहीं है। ये उत्तर सही होगा अपना। जल्दी अपन पूरे 150 प्रश्नों की चर्चा करते हैं क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। ये सारा का सारा हमने उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे और साफ साफ हो जाएगा।
आगे की रोज कहानी अन्य नाम है गैंग्रीन, 3 नंबर सही है। अगर दोनों साधु होते, ये 134वां प्रश्न है, तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका, और यह कफन कहानी से आया है, 2 नंबर सही है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले नामवर सिंह है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रही हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ आपके एक अमृतलाल वेगड़ का यात्रा वृतांत सौंदर्य की नदी नर्मदा है, वहाँ से इसका उत्तर है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव है कोलियात से भरूच। ठीक है, आगे देखिए कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है, कौन सा प्रश्न है? 138वां प्रश्न है, और इसका उत्तर सही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 नंबर। अगला, स्थापना में देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह और कोई भी वर्ण अनुचित नहीं रहता है। ये दोनों बातें सही है, 2 नंबर उत्तर होगा। संधि सही है, तो इसमें ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सही है, बाकी गलत है। सदनारी में सन्नारी होना था, एक होने था, पितृपदेश होना था। इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो परम पिता, माता पिता, अनिलाभ, रात दिन सारों में है। और शुद्ध शब्द आपका 4 नंबर में केकई सही है। अगला है, मम्मट ने किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो मम्मट ने काव्य का प्रयोजन नहीं माना है मित्र समित उपदेश को, 2 नंबर इसका उत्तर होगा। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन जो है वो गलत है, बाकी सारे कथन सही है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद है, ये गलत है। आगे देखिए, संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 नंबर है कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, जबकि श्रद्धा कहाँ थी? तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबे, केला, सबका विरोध करते हैं कबीर। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वियोग का जो प्रारंभ है वो चैत्र मास से नहीं होता है। आगे, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। ये पंक्तियों के लिए आपका 4 नंबर उत्तर करेक्ट है। 149 आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर राम की शक्ति पूजा निराला में जाम्बवान का ये कथन है। और अपना 150वां है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। ये आपका पेपर था, आरपीएससी ने जैसा माना था उन सारे उत्तरों को हमने चर्चा में लिया। मिलेंगे दूसरे पेपर के साथ में। आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम।